नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। रोजाना लेकर आते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए, जिसमें कृषि से संबंधित जो विषय होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। उनके संदर्भ में आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो फिर आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि आज के कार्यक्रम में कौन से विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात होगी प्रति बूंद अधिक फसल पर, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं जिन पर आज के कार्यक्रम में पूरे घंटे के दौरान चर्चा होने वाली है। तो आपके पास कोई भी सवाल है, समस्या का सामना कर रहे हैं, तो समाधान आप जान सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061, यानी कि ये हमारे निःशुल्क नंबर हैं। आप इस पर अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको बता देते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, जिसके माध्यम से आप अपने सवाल अभी भी हम तक पहुंचा सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान भी भेज सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आपके जो भी सवाल आएंगे हम तक, उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश कुमार, बता दें ये सहायक आयुक्त सिंचाई हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजीव पाठक, बता दें आपको ये प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर होने वाली है चर्चा। प्रति बूंद अधिक फसल कैसे ले सकते हैं आप, गन्ने की फसल में कौन से कीट लग सकते हैं और नियंत्रण आपको किस प्रकार करना है, इस पर हम आपको जागरूक करने वाले हैं। फोन उठा लीजिए, हमें फोन कीजिए, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करना है, और जब कॉल कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज कम कर देनी है, ताकि हम आसानी से बातचीत कर सके, सवाल आपके सुन सके। तो आइए हम आपके कॉल्स का इंतजार करते हुए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर योगेश का यहां पर रुक करते हैं। डॉक्टर योगेश, प्रति बूंद अधिक फसल बहुत ही अच्छी यहां पर हम कह सकते हैं पहल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रति बूंद अधिक फसल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम आगे बढ़ाते हुए 2015 में ये योजना भारत सरकार ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत किसानों को जो अपने ही खेत में विभिन्न सिंचाई प्रणाली जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप, स्प्रिंकलर, इन प्रणालियों को अपनाने के लिए हम सहायता प्रदान करते हैं, जिससे किसान भाई बहन अपने उपज को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो पानी की बचत भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, पानी का बचाव होता है और अपनी फसल की हम कह सकते हैं पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और जितनी ज़रूरत है उतनी अगर हम सिंचाई करेंगे तो गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आप अपने खेतों में इसे किस तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। अब बंजर जमीन का कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब किसान के पास बस जमीन होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई की समस्या का समाधान नई तकनीकें और सरकार के प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई, जिससे हर बूंद के साथ उत्पादन बढ़ाया जा सके, पानी का समुचित इस्तेमाल हो और बचत भी। इसके लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई विधियों का लक्ष्य रखा गया। साथ ही जिन इलाकों में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, वहां जल संचय कर दोनों ही समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए सरकार उपकरणों पर सब्सिडी भी देती है। इसे अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, सिंचाई की लागत आधी हो जाती है, बिजली की खपत में करीब 31% तक की कमी लाई जा सकती है, 42% उर्वरकों की बचत होती है, उत्पादकता में 50% से ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक व जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।
तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट आई है, इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाठक का रुख कर लेते हैं। गन्ने में लगने वाले कीटों के बारे में, नियंत्रण के बारे में आज वो हमें जागरूक करने वाले हैं। तो डॉक्टर पाठक, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, गन्ने में कौन से प्रमुख कीट हैं जो प्रभावित करते हैं बढ़वार को? मई का महीना चल रहा है और आज मई फर्स्ट वीक में हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो जैसे ही फरवरी के बाद, विशेषकर उत्तरी भारत में फरवरी के बाद तापमान में वृद्धि होती है, वैसे ही गन्ने में बेधक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है जी। बेधक कीटों की अगर बात करें तो ये बेधक कीट गन्ने के तने को बेध करके, अर्थात चूंकि इन कीटों का जो माउथ पार्ट, मुख होता है, वो काटने और चबाने वाला होता है जी। और गन्ने की फसल जो विशेषकर बसंतकालीन गन्ने की फसल है, इस समय बहुत ही कोमल होती है, मुलायम होती है, 1 या 1.5 महीने की होती है क्रॉप। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिल जाता है बेधक कीटों के लिए। तो उनको काट करके, चबा करके गन्ने के तने के अंदर घुस जाते हैं और हमारी फसल को बहुत नुकसान करते हैं जी। जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है। तो कीटों के लिहाज से ये हमारा जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं में बेधक के अलावा जो चूसक कीट होते हैं, चूसक कीट मतलब गन्ने की पत्ती का रस चूस लेते हैं, जिससे गन्ने की पत्ती हमारी पीली पड़ जाती है और गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने लगती है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो ये दोनों कीट बहुत प्रमुख होते हैं। इनमें कई कीट हैं, चाहे ब्लैक बग की बात करें या पायरिला की बात करें, मिली बग की बात करें, ये सारे कीट जो चूसक कीट हैं, इनका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। और बेधक कीटों में जो चोटी बेधक है और अंकुर बेधक है, इनका इस समय काफी प्रकोप बढ़ जाता है, जिसपे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है किसान भाइयों को, खासकर इन तीनों महीनों में। बिल्कुल। तो देखिए ये प्रमुख कीट हैं जो वर्तमान समय में और आगे आने वाले 1 से 2 महीने के दौरान प्रभावित कर सकते हैं आपकी गन्ने की फसल को। इन पर आप विशेष ध्यान रखें, निगरानी बनाकर रखें और नियंत्रण के लिए भी उपाय करें, जिनके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। गन्ने की उत्पादकता बनी रहे, इसके लिए इसे रोगों व कीटों से बचाना बेहद जरूरी है। गन्ना में चोटी भेदक मादा तिल्ली पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दे और कार्बोफ्यूरॉन 3G का जरूर इस्तेमाल करे। चोटी भेदक के नियंत्रण के लिए 4 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। वहीं गुरदासपुर भेदक के नियंत्रण के लिए सूखे अगोले को काटकर जमीन में दबा दे और क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सफेद गिडार के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें या पौधों पर कीटनाशी छिड़काव भी कर सकते हैं। इनके अलावा दीमक का प्रकोप भी गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाती है। हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हो, वहां दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। कीटों के अलावा गन्ने में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है। अंकुरण के बाद इस रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। उकठा रोग भी गन्ने में हो जाता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में रोगग्रस्त पौधे बोने और पीले पड़ने लगते हैं। इनके अलावा घसैया या घासी प्ररोह रोग, पेड़ी कुंठन रोग और लालाधारी रोग गन्ने में लगने वाले प्रमुख रोग है। इन सभी रोगों से बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ आपको जानकारी दें कि कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका सवाल जान लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे यही गुजारिश है कि आप एक बार दोबारा प्रयत्न करें कॉल करने का, क्योंकि आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे, सवाल जान नहीं पा रहे, तो जवाब आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए, कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनकर जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर योगेश का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर योगेश, कम पानी में अच्छी फसल और अधिक फसल
फसल ले सकते हैं हमारे किसान, इसी सोच के साथ ये पहल शुरू की गई थी, प्रति बूंद अधिक फसल। 2015 से ये पहल शुरू हो रही है। तो अभी तक कितने किसानों को लाभ मिला है, कितने किसान जुड़े हैं इससे? 2015 में जब ये योजना शुरू हुआ था तब तक जो है हमारे योजना के अंतर्गत लगभग 90 लाख हेक्टेयर जो है 2005 से लगभग 10 सालों में जो है 90 लाख हेक्टेयर कवर किया गया था। लेकिन पिछले 6 से 7 सालों में हमने 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन जो है इंस्टॉल कर दिया है और इसमें लगभग जो है 80 लाख किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। बिल्कुल, तो 80 लाख के आसपास जो किसान हैं इससे लाभान्वित हुए हैं। तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिन्हें किसानों ने अपनाया है? इसमें मुख्यतः 2 पद्धतियां हैं, एक तो फव्वारा पद्धति और एक टपक पद्धति, जिसे हम अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो जी, जो इनके बारे में फव्वारा पद्धति है वो मुख्यतः जो सीरियल या जो पास जो लगने वाली फसल होती है उनमें लगती है, और जो ड्रिप स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिंचाई है, वो जो फसल दूर जो निश्चित अंतर पर लगती है उसमें वो पद्धति यूज होती है। लेकिन जो ड्रिप सिंचाई है उसमें पानी की खपत जो है बहुत कम होती है जी। तो हम मुख्यतः ड्रिप को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा जो वो तवज्जो है हम कह सकते हैं दी जाती है बूंद बूंद सिंचाई को, यानी कि ड्रिप इरिगेशन को। अब जैसे कहा ही जाता है प्रति बूंद अधिक फसल, तो बूंद बूंद से अगर सिंचाई करते हैं तो अधिक फसल हमें मिलती ही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर पाठक का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पाठक, अभी आपने जिक्र किया कुछ कीटों का, जैसे अंकुर भेदक कीट है, चोटी भेदक कीट है, तना भेदक कीट है, तो ऐसे में इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हमारे किसान और नियंत्रण के लिए उपाय क्या रहेंगे? जी, अगर हम अंकुर भेदक कीट की बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है अंकुर भेदक, अर्थात गन्ने की फसल की जब हम बुआई करते हैं, बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं, तो जैसे ही इसका अंकुरण होता है, इसका जमाव होता है, तो जमाव के बाद ये सबसे पहले जो कीट लगता है वो अंकुर भेदक कीट है। इसको अर्ली सूट बोरर भी कहते हैं, कहीं कहीं पे सूट बोरर भी कहते हैं। तो यह कीट गन्ने के तने में छेद करके और अंदर गोंग की तरफ खाते हुए नीचे की तरफ जाता है। अगर पहचान की बात करें तो इस कीट की जो सूंडी की अवस्था होती है, इस कीट की सूंडी की अवस्था ही गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। और सूंडी की अवस्था जो होती है एक जनरेशन में इसकी 16 से लेकर के 30 दिन तक होती है। हालांकि इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, सूंडी, प्यूपा और प्रौढ़। लेकिन जो सूंडी की अवस्था होती है 16 से लेकर के 30 दिन तक जिसकी अवस्था होती है, यही हमारी गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। और सूंडी की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसकी पीठ पे 5 बैंगनी रंग की धारियां होती हैं। जो अंकुर भेदक कीट होता है, इसकी पीठ पे 5 बैंगनी रंग की धारियां होती हैं। अगर इस तरह की सूंडी हमें दिखाई पड़े तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे खेत में अंकुर भेदक कीट का प्रकोप हो गया है। और दूसरी पहचान यह है कि जब इस कीट का प्रकोप होता है तो गन्ने के गोंग की जो बीच की गोंग होती है उसको सूख जाती है, और जब हम उसको खींचते हैं बड़ी आसानी से निकल जाती है बाहर की तरफ, और अगर हम उसको सूंघते हैं तो उसमें एक गंध सी आती है। तो ये इसके पहचान की है कि अंकुर भेदक कीट हमारा लग गया है हमारे खेत में। बिल्कुल, तो अंकुर भेदक कीट कैसे करें? जी बिल्कुल, नियंत्रण के बारे में डॉक्टर पाठक आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। सुभाष चंद्र जी बूंदी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सुभाष जी कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। गन्ने की फसल आपने लगा रखी है और उसमें काले काले कीड़े से निकल रहे हैं या धब्बे हो रहे हैं? नहीं, काले काले वो बीच में जो उसमें काले निकल रहे हैं। बीच में से कालापन आ रहा है? काले काले वो निकल रहे। जी डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? जो मैं इनका प्रश्न समझ पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो इस समय काला चिकटा ब्लैक बग कीट लगता है। गन्ने के बीच में गोंफ में जो होता है वो काले काले रंग की छोटी छोटी चींटी होती है जो काला चिकटा होता है। अगर ये खासकर पेड़ी गन्ने में ज्यादा इसका प्रकोप होता है, तो अगर इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml
625 लीटर पानी में घोल बना करके और छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रसायन है वो गोफ में बीच में पड़ना चाहिए, जिससे वो चींटी हमारी नष्ट हो जाए। दूसरा, जो इनके सवाल से मैं समझ पा रहा हूँ कि बीज के गोफ में से काले रंग का कोड़ा निकल रहा है, तो एक जो स्मट डिजीज होती है, कंडुआ रोग जिसको कहते हैं, वो कंडुआ रोग भी इस समय दिखाई पड़ता है पेड़ी में। अगर काले रंग का कोड़ा निकल रहा है, कोड़े जैसी एक संरचना निकल रही है, अगर वो चीज इनके खेत में अगर ये समस्या है, तो इनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि पूरे गन्ने को जड़ सहित उखाड़ करके उसको नष्ट कर दे, ताकि और फसल हमारी प्रभावित ना हो पाए। ये दो संभावनाएं लग रही हैं। जो इनका प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पूरा मुझे क्लियर आ नहीं रहा था, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, तो जो संभावनाएं हैं वो हमारे विशेषज्ञ ने आप तक बता दी हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, उनका भी आइए सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, संतेश सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि आप ड्रिप के ऊपर मूंग और सरसों की फसल ले सकते हैं? बिल्कुल, सरसों और मूंग की फसल में ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर योगेश? सरसों और मूंग की फसल जो है वो बहुत पास पास होती है, तो इसमें मुख्यतः आप जो है फव्वारा सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। फव्वारा सिंचाई से जो है वो उसमें आप जो है उसमें से अधिक से अधिक जो है एरिया कवर कर सकते हैं। और जो है आपका हरियाणा क्षेत्र है, इसमें सैंडी सॉइल होता है, जो बालुआ सॉइल होता है, तो उसमें ड्रिप सिंचाई जो है वो उसके लिए आप जो है नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ड्रिप सिंचाई तो नहीं, लेकिन फव्वारा पद्धति को जरूर अपना सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन का आप उपयोग जरूर कर सकते हैं सरसों और मूंग की फसल पे। देखिए, बहुत ही अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से साझा की जा रही हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं प्रति बूंद अधिक फसल और गन्ने में लगने वाले कीटों और उनके नियंत्रण के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इसी के साथ बता दें, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से आनंद प्रताप सिंह जी। आइए जान ले उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, हम जानना चाहते हैं कि गन्ने में जो लाल राख लग जाता है, जिससे गन्ना का रंग लाल होने लगता है, जी, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें? इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? एक बार रिपीट कर दीजिए जरा इनका प्रश्न। लाल रॉट लग गया है गन्ने में, तो उसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? जी, देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग जो लग गया है, तो चूंकि एक जो विशेष किस्म है उसी में इसका प्रकोप ज्यादा लग रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप गन्ने की किस्म जो 0238 है उसकी बुआई अभी ना करें आप। और जिस खेत में लाल सड़न रोग का प्रकोप लग गया है उसमें आप कम से कम 1 साल तक गन्ने की बुआई ना करें। जी। दूसरी चीज और तीसरी चीज ये है कि अगर खड़ी फसल में रेड राट का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, तो इस समय अगर खड़ी फसल में लगा हुआ है, तो अगर कहीं कहीं पे है तो उसको जड़ सहित उखाड़ करके, और जहां से उखाड़ें उस पूरे जड़ को वहां पे
फंजीसाइड डाल करके, बावस्टीन डाल करके या थायोप्रिडमेथिल डाल करके उसकी ड्रेंचिंग कर दें ताकि वो और खेत में ना फैलने पावे। उस खेत की मेड़बंदी कर दें ताकि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने पाए, दूसरी फसल हमारी ना प्रभावित होने पावे। और आगे के लिए हमें क्या करना है कि बीज गन्ने की जो बुआई करें, बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें, चाहे वो बावस्टीन के 0.1% घोल में या थायोप्रिडमेथिल के 0.1% घोल में, उसको उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। और जो लाल सड़न रोग के प्रतिरोग रोधी किस्में हैं उनकी बुआई करें, जैसे कोसा 13235 है, कोलक 14201 है, को 15023 है, इनकी बुआई करें। अभी जो रोगग्राही किस्म हो गई है हमारी को 0238, उसकी बुआई फिलहाल अभी ना करें। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके सवाल का जवाब आनंद जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर योगेश का रुख करते हैं। डॉक्टर योगेश, आपके लिए एक सवाल आया है ईमेल पर हमारे पास, लालता पांडे जी का है अमेठी से। ये लिखते हैं कि मैंने संकर मक्का की खेती की है, फूल नहीं आए हैं, इसमें सिंचाई के लिए क्या कर सकते हैं? क्या ये आधुनिक पद्धतियों को अपना सकते हैं? मक्का में जो है आप ड्रिप इरिगेशन जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई को आप अपना सकते हैं। इसमें आप एक फ्लैट बेड बनाइए और उसमें 2 लाइन आप जो है मक्का की लगा सकते हैं और बीच में एक जो है ड्रिप का लाइन आप बिछा सकते हैं। इससे आपकी लागत भी कम होगी और उस सिंचाई जो ड्रिप इरिगेशन की वजह से आपकी जो उपज है वो भी बहुत बढ़िया आएगी। बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं लालता जी, किस तरह से आप ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं अपने मक्का के खेत में, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो जैसे ड्रिप अगर लगाते हैं या फिर फव्वारा पद्धति को ही अपनाते हैं हमारे किसान, तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे पाइप है या फव्वारा है, उसके लिए किसी तरह की कोई अनुदान राशि भी मिलती है? ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई के लिए योजना के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए 55% और बड़े किसानों के लिए 45% की सब्सिडी दी जाती है। और कुछ राज्य इसमें जो है अपना अंशदान बढ़ा के इसमें 80% तक भी सब्सिडी प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत हमारे किसानों को मुहैया करवाई जाती है। तो जैसे हमारे खेतों में अगर हमने ड्रिप सिंचाई लगवाई है, पूरे पाइपलाइन बिछवाई गई है, तो उसको चलाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? इसमें जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको समझने की ज़रूरत होती है, जो कि आप जो है जिस कंपनी के माध्यम से आप अपने खेत पे लगा रहे हैं उस कंपनी के डीलर और जो प्रतिनिधि है उनसे चर्चा करके आप छोटी छोटी चीज़ें जो है सीख सकते हैं। अन्यथा आप जो है किसी भी केवीके या कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करके वो छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हैं, जिससे जैसे कि मुख्य चीज़ होती है कि आप फिल्टर यूज़ करने हैं। बिना फिल्टर के आप जो है इस सिंचाई प्रणाली को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप जहाँ से खरीद रहे हैं या तो वहाँ से आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र का भी रुख ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्रपाल जी उत्तर प्रदेश से। आइए जाने उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप अपना सवाल छत्रपाल जी एक बार दोहरा दीजिए। टॉप बोरर की समस्या है आपकी गन्ने की फसल में? बिल्कुल डॉक्टर पाठक, टॉप बोरर की समस्या काफी आ रही है इनके गन्ने की फसल में, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपने जिक्र किया था, चल रहा है, इसमें बेधक कीटों का प्रकोप काफी है। और मई का जो प्रथम पखवाड़ा होता है, इसमें जो चोटी बेधक होता है, टॉप बोरर कीट होता है, इसकी दूसरी पीढ़ी आने का समय ये हो जाता है। पहली पीढ़ी पर दूसरी पीढ़ी। और इस कीट की पहचान ये है कि जो चोटी बेधक कीट होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और ये इसकी जो मादा है अंडे जो देती है वो गन्ने की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है और इसके अंडे जो होते हैं वो नारंगी रंग के रोए से ढके होते हैं जी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ अंडे का कि यदि हमारे किसान भाइयों को खेतों में घूमते हुए अगर इस तरह के अंडे दिखाई पड़ जाए नारंगी रंग के रोए से ढके हुए, तो अगर आप पत्तियां तोड़ करके उसको नष्ट कर दें
तो एक पत्ती पे एक बार में 200 से 400 अंडे ये मादा देती है, तो लगभग आप 200 से 400 सूढ़ी वहीं खत्म कर देते हैं। जो सूढ़ी हमारी गन्ने को नुकसान पहुंचाती है, तो वो सूढ़ी को आप वहीं खत्म कर देते हैं, अगर पत्ती तोड़ करके आप नष्ट कर दें। जी, लेकिन अगर किसी कारण से वो अंडे को नष्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये अंडे से जो सूढ़ी निकलती है वो गन्ने की पत्ती की मध्य सिरा को होते हुए ये ऊपरी भाग में पहुंच जाती है, और गन्ने के जो टाप, बोरन इसका टाप नाम ही है, ऊपर पहुंच करके, और जो गन्ने की पत्ती बीच में गोंफ होती है जो खुली नहीं होती है जी, सबसे पहले उसको खाती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब ये पत्तियां खुलती हैं तो ऊपर का जो पत्तियां होती है वो गोल छर्रे जैसे, उस पे गोल छर्रे जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं। ये इसका लक्षण है। पत्ती की मध्य सिरा पे लाल धारी और अगोले की जो पत्तियां होती है उस पे गोल छर्रे जैसा निशान इस समय दिखाई पड़ता है। तो ये चोटी बेधक कीट की पहचान है, और इसकी सूढ़ी हल्के पीले रंग की होती है। और इसके नियंत्रण का जो सबसे उचित समय है मई के प्रथम सप्ताह में, यदि हम क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल 18.5 SC की 150 ml को 400 लीटर पानी में घोल बना करके गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास सूखे खेत में अगर ड्रेंचिंग कर दें। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कई किसान भाई गलती कर जाते हैं कि इसको पत्तियों पे स्प्रे कर देते हैं। तो ये घोल बना करके गन्ने की लाइनों में सूखे खेत में ड्रेंचिंग कर दें और 24 घंटे के अंदर पानी चला दें, तो ये बेस्ट उपाय है। इससे चोटी बेधक के साथ साथ अगर अंकुर बेधक भी लगा है तो उसका नियंत्रण बड़ी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपको टॉप बोरर की समस्या है आपके गन्ने में, तो किस तरह से आपको पहचान करनी है, किस तरह से नियंत्रण करना है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। तो डॉक्टर पाठक, आपसे ही जानना चाहेंगे, अंकुर भेदक का भी आपने यहाँ पर नियंत्रण बताया, क्या यही एक उपाय है या फिर और भी कोई तरीके अपना सकते हैं हमारे किसान अंकुर भेदक को नियंत्रित करने के लिए? देखिए, ये बेधक कीटों का नियंत्रण के जो मैंने बताया, ये तो रासायनिक नियंत्रण बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि यदि ये बेधक कीट लग जाते हैं तो सीधे हमारे किसान भाई जाके कीटनाशक की दुकान पे सीधे कीटनाशी रसायन लेके आते हैं और उनका स्प्रे करते हैं। जी, ठीक है, फसल को नियंत्रण करेंगे, लेकिन अगर कहीं कहीं पे है, अगर पता चला कि कहीं इक्का दुक्का कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है, अंकुर बेधक मान लीजिए अगर दिखाई पड़ रहा है, तो हम उसको ऐसे भी नियंत्रण कर सकते हैं, यांत्रिक नियंत्रण के द्वारा या जैविक नियंत्रण के द्वारा भी नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कीटनाशी रसायनों पे जो हमारी लागत लगती है, बहुत बड़ी रकम लगती है, उससे बच सकते हैं, अपनी मृदा को, स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं और फसल की लागत भी कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला ये है, यांत्रिक नियंत्रण में अगर चूंकि फसल इस समय छोटी होती है, बसंतकालीन गन्ने की फसल 1-1.5 फीट की होती है, अगर कहीं सूढ़ी लग गई है, उसमें अंकुर बेधक कीट लग गया है, तो हम अगर खुरपी से जमीन की सतह से उसको अगर काट करके 1-1.5 फीट का पौधा अगर काट करके निकाल देते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि वो सूढ़ी तो मर जाती है, अगर सूढ़ी के बाद उसकी प्यूपा की अवस्था रहती है तो वो प्यूपा भी नष्ट होता है, ताकि उसकी आगे की पीढ़ी खत्म हो जाती है। प्यूपा से जब एडल्ट बनेगा फिर वो अंडे देगा, तो हम वहीं पे अगर इक्का दुक्का कहीं वहीं पे काट करके नष्ट कर दें तो हम काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों को ये डर रहता है कि हम काट देंगे तो हमारी फसल नुकसान हो जाएगी। काटने के बाद उसमें और तेजी से टिलरिंग होती है, ब्यात होती है, तो कहीं न कहीं से नुकसान उनका किसान भाइयों का नहीं होता है यांत्रिक नियंत्रण के द्वारा। अगर हम जैविक, एक चीज और मैं जैविक नियंत्रण के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें हमारे किसान भाई, तो ट्राइकोकार्ड ट्राइकोग्रामा काइनोनिस होता है, जो 50,000 वयस प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, और एक कार्ड की कीमत मुश्किल से 50-55 रुपए होती है। तो वो अगर कार्ड ले आकर के किसान भाई अगर खेत में लगा देते हैं तो बहुत, एक तो ये जैविक तरह से हमारे बेधक कीटों पर नियंत्रण करता है और रसायनों पे होने वाले खर्च को काफी हद तक कम करता है। बिल्कुल। तो देखिए, भेदक कीट अगर आपके गन्ने की बढ़वार को प्रभावित कर रहे हैं, आपको पहचान हो गई है, आपने लक्षण देख लिए हैं कि ये असर कर रहे हैं गन्ने की बढ़वार में, तो आप न केवल रासायनिक उपायों को ही अपनाएं, बल्कि आप देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको यांत्रिक और जैविक विकल्प भी बताए हैं, इन पर भी आप गौर फरमा सकते हैं, इन्हें भी आप अपना सकते हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डॉक्टर योगेश का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर योगेश, अक्सर हमने लोगों को या फिर कहें कि वैज्ञानिकों को कहते सुना है फर्टिगेशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्टिगेशन से क्या समझे हमारे किसान? फर्टिगेशन जो है, ये फर्टिगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई के पानी के साथ ही आप उसमें जो है यूरिया या जो भी पानी में घुलने वाले जो खाद होती है वो उनमें मिला के आप जो है पौधे को दे सकते हैं। तो इससे आपके दोनों फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, और
पानी के साथ आप दे रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र जो है वो डायरेक्टली आपके रूट जोन में चला जाता है, जिससे कि आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता जो है बहुत कम हो जाती है जी। और अलग से हमें यहाँ पर खादों का, उर्वरकों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। अब और इसमें इस पद्धति से आपका फर्टिलाइज़र की सेविंग भी होती है, लगभग 30% की सेविंग होती है और इनका प्रभाव जो है तत्काल से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए फर्टिगेशन क्या होता है, पानी के साथ साथ आप उर्वरकों का भी उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दोनों को एक साथ दे रहे हैं और देखिए इससे कई तरह के लाभ हो सकते हैं, ना केवल आपको बल्कि आपकी खेत की मिट्टी को और आपकी फसल को भी। देखिए ऐसी ही जागरूकता भरी जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रति बूंद अधिक फसल और गन्ने में लगने वाले कीटों और उनके नियंत्रण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना फ़ोन जल्दी से उठा सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है और एक ईमेल मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करूँगी। अब ये ईमेल हमें भेजी है आशीष वर्मा जी ने और इन्होंने लिखा है कि मैं अभी कृषि में नया हूँ, ज़्यादा अनुभव नहीं है मेरे पास, 1 बीघे से थोड़ी कम ज़मीन है, मुझे किस चीज़ की खेती करनी चाहिए, कृपया मुझे सलाह दें। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल भेजी है। इनका ईमेल मैं शामिल करूंगी, लेकिन एक फ़ोन पर कॉलर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, तो पहले फ़ोन पर बात कर लेते हैं, फिर ईमेल का जवाब भी हमारे दर्शक तक ज़रूर पहुँचाएंगे। भारत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। हेलो 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 भरत जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं भरत जी, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, जैसे ही कॉल लगेगा आपका हम आपका सवाल जानकर जवाब जरूर पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल फिर हम हमारे ईमेल वाले दर्शक पर ही गौर फरमाते हैं। डीडी किसान चैनल से मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी मैं कृषि से जुड़ा हूं, अनुभव नहीं है, 1 बीघे से थोड़ी कम जमीन है, किस चीज की खेती करनी चाहिए, मुझे सलाह दीजिए। जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ईमेल आई है आशीष वर्मा जी की। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पाठक,
आप क्या सलाह देंगे? 1 बीघे से कम जमीन है, क्या कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, हमारे किसान भाई के पास जो जमीन है उस हिसाब से ये गन्ने की जो अंतर फसली खेती है, इंटर क्रॉपिंग के लिए मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा जी कि उससे ये गन्ने की फसल तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ गन्ने की 2 लाइनों के बीच में अगर वो टेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में अगर ये शरद काल में गन्ने की बुआई करते हैं तो आलू की फसल ले सकते हैं, लहसुन की फसल ले सकते हैं, मटर की फसल ले सकते हैं। तो अंतर फसली खेती करके ये गन्ने की पैदावार तो लेंगे ही लेंगे, प्लस अन्य फसलों की भी पैदावार कर सकते हैं। अगर ये शरद काल में गन्ने की बुआई नहीं करके बसंत काल में गन्ने की बुआई करना चाह रहे हैं, या हालांकि अब गन्ने की बुआई के लिए समय काफी लेट हो गया है, लेकिन अगर आप ये अक्टूबर में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो इस समय ये जून के लास्ट में ढैंचा की फसल की बुआई कर दें और ढैंचा लगभग 40-45 दिन में तैयार हो जाता है। उसकी पलटाई कर दें उस खेत में, तो हरी खाद भी इनको मिल जाएगी और उसके बाद 15 सितंबर के बाद ये गन्ने की बुआई कर दें और गन्ने की बुआई करने के बाद पहली सिंचाई के बाद ये आलू उसमें लगा दें, तो ये दोनों फसलें ले सकते हैं। हरी खाद के साथ मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए ये नकदी फसल भी ले लेंगे, सब्जियों की भी फसल ले लेंगे। बिल्कुल। तो आशीष जी, देखिए आपको अनुभव कम है, तो ऐसे में हमारे अनुभवी जो वैज्ञानिक हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ सलाह आपको दी हैं। अगर आप इन्हें अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं और अपनी ज़मीन में इन फसलों की खेती करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। और डॉक्टर योगेश, आप भी कुछ इनको बताना चाहेंगे कि सिंचाई प्रबंधन अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं? जो आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, जैसा कि आशीष जी ने बताया, आप गन्ने की फसल ले सकते हैं। तो गन्ने की फसल के साथ आप उसमें ड्रिप सिंचाई को आप अपना सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत ही कम ज़मीन है और उसके बारे में मेरी सलाह है कि आप उसमें पॉली हाउस बना के, पॉली हाउस में बहुत सारी नई किस्म की आजकल क्रॉप आ रही है, उन क्रॉप्स को आप जो है अपना सकते हैं, जैसे कि फूल की किस्में हैं या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे किसान अपना रहे हैं। उससे आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए विकल्प कई हैं आपके पास, या तो आप गन्ने की फसल लगा सकते हैं, सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं, जैसे हमारे दूसरे विशेषज्ञ ने यहाँ पर जानकारी दी कि आप पॉली हाउस लगाकर फूलों का उत्पादन ले सकते हैं, आप अन्य फसलों का भी उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकल्प बहुत सारे हैं, बट हम कह सकते हैं कि चयन आपको करना होगा, और इसके लिए अगर आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का रुख और कर लेंगे तो ये आपके लिए और फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके क्षेत्र के अनुसार उचित फसल की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है जी। इससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन डॉक्टर पाठक आपसे गुजारिश एक बार फिर आप इसके संदर्भ में जानकारी दें। जी, लाल सड़न रोग से बचाव के लिए सबसे पहली चीज यह है कि जो लाल सड़न रोग के प्रति रोगग्राही हमारी गन्ने की किस्में हैं उनको ना लगाएं। जैसे 0238 का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया है तो उनकी बुआई फिलहाल अभी ना करें। और जो रोग रोधी किस्में हैं, जैसे कोसा 13235 है, कोलक 14201 है, को 15023 है, कोसा 17231 है, तो उनकी बुआई करें। दूसरी चीज की जिन खेतों में लाल सड़न रोग का प्रकोप हो गया है उसमें कम से कम आप 1 साल तक गन्ने की फसल ना लें, फसल चक्र अपनाएं आप। तीसरी चीज ये है कि गन्ने की बुआई जब भी आप करें तो बीज गन्ने को अच्छी तरीके से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। बीज उपचार के लिए आपको जरूरी है कि बावस्टीन 0.1% या थायोफिनेट मेथिल 0.1% का घोल बनाने के पश्चात उसमें गन्ने के 1 आंख के या 2 आंख के टुकड़ों को कम से कम 10 मिनट तक उपचारित करने के बाद ही आप गन्ने की बुआई करें। तीसरी चीज जो मृदा उपचार की बात है, कोई भी गन्ने की बुआई करें आप, मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा जो फंगस है हमारा, ये मृदा में लाल सड़न रोग का जो फंगस होता है कोलेटोट्राइकोम फाल्केटम, उस फंगस को बढ़ने से रोकता है। तो बिना
मिट्टी का उपचार ट्राइकोडर्मा से किए हुए आप गन्ने की बुआई ना करें, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए क्या बचाव के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर योगेश का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर योगेश, हम लगातार हमारे किसानों को यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप से किस तरह से फ़ायदे ले सकते हैं, तो कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनमें आधुनिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में कुछ बताना चाहेंगे? जो ड्रिप सिंचाई और जो फव्वारा सिंचाई है, वो ड्रिप सिंचाई में जो है बहुत सारी फसलें जो है कवर कर सकते हैं जी, लगभग सारी फसलें कवर कर सकते हैं, लेकिन जो पास लगने वाली फसलें हैं उनमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। खास तौर पर अगर हम यहाँ पर जिक्र करें पहाड़ी क्षेत्रों का, तो वहाँ पर ये आधुनिक पद्धतियाँ कितनी कारगर साबित हो रही हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में ये पद्धति बहुत ही कारीगर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ये प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में एक और चीज़ है, आपको इसमें पंप लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ग्रेविटी फ्लो से ही ये प्रणाली चल सकती है। तो आप इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये काफ़ी अपना रहे हैं किसान लोग। आप नज़दीकी कृषि अधिकारी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कृषि जिला अधिकारी जो होते हैं अपने क्षेत्र के, उनके पास जाकर के संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूरी जानकारियां मिल सकती हैं और साथ ही साथ अगर वो इन पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें जितनी भी उपलब्ध सामग्री है वो दिलवाई जा सकती है और आप आवेदन भी दे सकते हैं अनुदान राशि के लिए। अब आपसे जानना चाहेंगे, बागानों की अगर हम बात करते हैं, बागान एक सीमित क्षेत्र में नहीं होते, बड़े बड़े क्षेत्रों में होते हैं, तो उनमें भी क्या आसानी से इन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है? बागानों के लिए तो ये पद्धति बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इनमें जो है जो पेड़ से पेड़ का अंतर जो है वो निश्चित होता है, जिससे इसको अपनाने में बहुत फ़ायदा होता है और आपको पानी जो है बहुत कम लगता है, क्योंकि आप जो है डायरेक्टली उसके रूट जोन मतलब जो है उसके तने के पास ही आप पानी दे सकते हैं। और बाकी का जो एरिया है जो कि आप मतलब जो है उसमें आप दूसरी फसल भी उगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप बागवानी से भी जुड़े हुए हैं तो भी आप इन आधुनिक पद्धतियों को आसानी से अपना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चंद्र प्रकाश जी बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हमारा गन्ने में किस तरह की समस्या आ रही है? उसमें नया पौधा नहीं बन रहा है जी। डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? इनकी समस्या मुझे लग रहा है कि टिलरिंग की समस्या, गन्ने में ब्यात नहीं हो रही है। तो ब्यात के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप एक सिंचाई करके, सिंचाई के बाद उसमें 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल करके उसकी गुड़ाई कर दें। और जो दूसरी सिंचाई है थोड़ा सा डिले करके करें आप, क्योंकि जब हम जब गुड़ाई कर देते हैं तो गुड़ाई करने के बाद और फिर यूरिया डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, ब्यात बहुत तेजी से होता है। इस समय बीच में कई बार नई फसल में बारिश भी हो गई है, उससे भी थोड़ी ब्यात हमारी प्रभावित हुई है। लेकिन अगर आप यूरिया डाल करके उसकी गुड़ाई कर दें तो गुड़ाई कर देने से जो वायु का संचार होता है गन्ने की जड़ों तक जाता है, जो हमारे ब्यात को और बढ़ाता है। तो ये चीज आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से टिलरिंग होगी। और टिलरिंग का अब समय आ गया है, हाई टेम्परेचर पे ही टिलरिंग अच्छी होती है, तो अब समय आ गया है, टिलरिंग होगी निश्चित रूप से। बिल्कुल, तो आपका जो सवाल था, जो समस्या थी, उसका समाधान हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है और ऐसे ही आगे भी हम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी
और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रति बूंद अधिक फसल और गन्ने में लगने वाले कीट और नियंत्रण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप जल्दी से अपना फोन उठाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर योगेश का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर योगेश, थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को जानकारी दी थी कि अगर हमारे किसान आधुनिक प्रणालियों को अपनाना चाहते हैं तो वो कृषि जिला अधिकारी का रुख कर सकते हैं। उनसे सब्सिडी की भी यहाँ पर हमने जानकारी दी थी। क्या कोई दस्तावेजों की भी जरूरत होती है अगर हम आवेदन करते हैं इन प्रणालियों को अपनाने के लिए? जो माइक्रो इरिगेशन, जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो भी आप अपनाना चाहते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन तरीके से कृषि अधिकारी से मिलके भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और जो है आपके खेती, आपकी कौन सी आप क्रॉप लगा रहे हैं और आपके ज़मीन के कागजात, बस इतनी ही आवश्यकता होती है। बाकी का जो भी आवेदन है वो आप, जो कंपनी का प्रतिनिधि है वो आपके खेत में आके वो सारा सर्वे करके उसका डिज़ाइन बना के वो सारी आगे की कार्यवाही कंपनी का अधिकारी, आपकी पसंदी का कंपनी का अधिकारी वो पूर्ण आगे की कार्यवाही कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकता है, तो कोई पोर्टल है इसका या फिर वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन दे सकते हैं? इसमें हर एक राज्य में अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। उनके कृषि या जो उद्यान विभाग है उनके पोर्टल बने हुए हैं, उस पे आप ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रति बूंद अधिक फसल जो है ये PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही हिस्सा है या फिर अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? 2015 में जब योजना आई थी तब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये भाग था, लेकिन अभी जो योजना में कुछ हमने परिवर्तन किया है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचे। इसके लिए हमने इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया है, जिससे कि इसमें दूसरी योजनाओं से जो भी किसानों को लाभ मिल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक जो है कन्वर्जेंस हो सके। बिल्कुल। तो देखिए, पहले इसको हिस्सा रखा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और वो भी किसानों की मदद के लिए ही, उनकी आसानी के लिए ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का इसे भाग बनाया गया है। तो अब आप अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आप बिल्कुल इस योजना का लाभ लेकर के अपनी लागत में कमी ला सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पाठक, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हमारे किसान इस समय अपने जो गन्ने की फसल है उसे कीटों से कैसे बचा सकते हैं। क्या इस समय कोई रोग भी प्रभावित करते हैं बढ़वार को?
कहीं कहीं पे पेड़ी में जो मैंने बताया कि कंडुआ रोग का प्रकोप देखा जा सकता है, और इसमें काले गन्ने के कोम के बीच से काले रंग के कोड़े जैसी एक संरचना निकल जाती है। वो कहीं कहीं पे पेड़ी गन्ने में स्पेशली देखा जाता है ये। तो उससे किसान भाई को ये करना चाहिए कि अगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर उस पूरे क्लम्प को उखाड़ के नष्ट कर दें, तो होता क्या है कि जो काले रंग के कोड़े जैसी संरचना होती है उसमें बहुत ही वो एसरबोलस होते हैं जो उड़ करके अन्य पौधों को प्रभावित कर देते हैं। जी। तो करना ये चाहिए कि अगर इस तरह की संरचना दिखाई पड़े तो किसान भाइयों को पॉलीथीन या बोरी से ऊपर से उसको ढक करके तब उसको तोड़ के नष्ट कर दें। उसके बाद पौधे को वहां से खेत से हटा दें, तो फिर आगे ये बढ़ने नहीं पाएगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि रोग से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ जगहों पे पायरिला कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, तो उसमें किसान भाई सीधे रसायनों का प्रयोग कर देते हैं। पायरिला कीट का जब अगर प्रकोप दिखाई पड़े, ये भूरे कलर का इसका एडल्ट होता है और इसका जो शिशु होता है, निम्फ होता है, वो सफेद रंग का होता है और उसके पीछे 2 ब्रश जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इस तरह का अगर दिखाई पड़े तो जहां पे ये पायरिला कीट दिखाई पड़ता है वहीं पे प्राकृतिक रूप से इसके परजीवी भी दिखाई पड़ने लगते हैं, और वो परजीवी उसी खेत में पत्तियों पे सफेद दाने की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो अगर किसान भाइयों को पायरिला कीट के साथ उसके परजीवी दिखाई पड़े तो किसी भी दशा में रसायनों का छिड़काव ना करें, इससे हमारे वो परजीवी भी नष्ट हो जाते हैं और फिर कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि अगर परजीवी है तो खेत में नमी बनाए रखें, जिससे ये परजीवी संख्या और बढ़ जाए और बिना रसायन के ही हमारा ये नियंत्रण हो जाए। यदि परजीवी नहीं दिखाई पड़ते हैं तब हमें किसी रसायन के जैसे इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml 625 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें, या अन्य कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% की इसकी 750 ml को 625 लीटर में कर सकते हैं। लेकिन अगर परजीवी है तो हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लगातार डॉक्टर पाठक आप हमारे दर्शकों को यही हम कह सकते हैं समझा रहे हैं कि किस तरह से वो रसायनों का इस्तेमाल ना करके अन्य विकल्पों को चुने, तो आप इसे कितना फायदेमंद मानते हैं गन्ने की फसल के लिए? बहुत फायदेमंद है। अगर हम एक तो हमारी लागत में सीधे सीधे कमी आ जाती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, अगर हम क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल अगर 1 एकड़ में 150 ml डालते हैं तो हमारा लगभग 1700-1800 रुपए लग जाता है। वहीं पे अगर हम इसको ट्राइकोकार्ड की बात करें तो मुश्किल से कुछ 100 में ही हमारा काम चल जाएगा। बशर्ते जरूरत यह है कि हमें इसको अपनाने की करने की जरूरत है, और फेरोमोन ट्रैप जैसी चीजें हैं या यांत्रिक नियंत्रण जैसी चीजें हैं, इनको अगर हम करते हैं तो बहुत लागत अपनी कम कर सकते हैं। और लागत से भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी माटी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, की रसायनों से मुक्त कर रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की हैं, सभी को जागरूक किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ डॉक्टर योगेश, आखिरी सवाल आपसे कम शब्दों में चाहूंगी मैं जवाब, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप, प्रति बूंद अधिक फसल कैसे है उनके लिए फायदेमंद? मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रति बूंद अधिक फसल सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाइए और आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाइए, आपकी उर्वरकों की भी कमी होगी और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम आएगा और आपका जो गुणवत्ता है उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन दीजिए। आपकी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ करके इसे भी सफल बनाइए और इसे अपने लिए भी सफल ज़रूर बनाइए। डॉक्टर योगेश हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में आपने जाना, गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों और उनके नियंत्रण के बारे में जाना। तो ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय रहेगा आइए आपको बताते हैं। अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कपास की बुआई और उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। कोई भी सवाल है पहले हम तक पहुंचाइए, ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से भी अपने जो सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना जो सवाल है वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कार्यक्रम में हम उसे शामिल ज़रूर करेंगे, और टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि अगर हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखा
दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।